वसंत पंचमी यहाँ पर तो 4 ही सीजन होता है, 4 ही ऋतु होता है। अपने इंडिया में जो है 6 ऋतु है। हर 2 महीना में जो है ऋतु बदल जाता है, क्योंकि 6 2 12 6 2 12 6 गुना 12, तो 6 ऋतु हैं। इसमें से एक ऋतु है जिसका नाम वसंत ऋतु है। ग्रीष्म से शुरू करेंगे, जैसे ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु और वसंत ऋतु। ये 6 ऋतु है। और सभी ऋतु का अपना प्रभाव होता है। हम जैसे शरद ऋतु में जब रखते हैं, हेमंत ऋतु में होते हैं, हालांकि यहाँ पर तो हम सभी घर में रहते हैं, हम कार्य इत्यादि में रहते हैं, तो उतना अनुभव नहीं हो पाता है, क्योंकि ठंडी में गर्मी में रहते हैं, गर्मी में ठंडी में रहते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तब इसका आनंद उठा पाते हैं, इसका लुत्फ उठा पाते हैं। तो वसंत ऋतु का जब आगमन होता है, यह एक विशेष है। इस समय जो है आगमन, अब नए कोपल इत्यादि आएंगे इंडिया में, किसी भी जो वृक्ष इत्यादि है, तो एक नई चीज का आगमन होता है, सब जगह हरा भरा होता है, इस प्रकार की बात होती है। तो उसके स्वागत के लिए हम बसंत ऋतु में हम इस बसंत पंचमी को मनाते हैं। पंचमी का मतलब तो समझते ही हैं कि 5वां दिन है बसंत पंचमी, और वसंत का मतलब हुआ बसंत ऋतु। उस समय बसंत ऋतु के समय यहाँ पर कभी हम किसी कोयल को कूकते हुए, गूंजते हुए नहीं देखे हैं, परंतु इंडिया में बहुत ही सुंदर इस समय जो ऋतु है वो अभी कितनी प्रफुल्लित होती है, कितना वह कोयल जो है और कितना सुंदर अपना आवाज जो है वह पक्षी जो है निकालती है। तो इसी का आगमन के लिए हम एक पर्व रखते हैं, क्योंकि पर्व जो होता है, पर्व का मतलब होता है पूर्ण करने वाला। पर्व का मतलब क्या होता है? पूर्ण करने वाला। और एक और सभी से निवेदन, जहां पर यदि मेरा शब्द न समझ में आए तो आप तुरंत हाथ खड़ा कर दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि मैं प्रवाह में तो बोल जाता हूं, तो प्रयास करूंगा कि उसको और सरल करने का। तो पूर्ण करने वाला तो समझ गए, तो पर्व का अर्थ हुआ पूर्ण करने वाला। और पर्व जो है, पर्व आप बम्बू देखे होंगे, बम्बू का स्टिक, बम्बू देखे होंगे, उसके बीच बीच में जो है ना वो जो ज्वाइंट्स होता है उसको भी पर्व कहते हैं। उसका नाम भी क्या है? पर्व है। यदि वह नहीं हो, वही उस बांस जो है उसकी मजबूती को स्थिर किए रखता है। तो जैसे वह पर्व उसका नाम है, और वह पर्व जैसे उसको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करता है। गांव में, क्योंकि हम गांव के वासी हैं और हम जिधर के हैं वहां पर, हमारे गांव में तो अभी तक बिजली नहीं आई है। हमारे गांव में तो अभी भी बिजली नहीं है, और अभी भी जो है पक्का का जो मकान है, हालांकि तो यहाँ पर कास्ट का होता है, परंतु इंडिया में पक्का का मकान होता है, ईंट का बनता है। तो हमारे गांव में अभी 99% ईंट का मकान नहीं है, मिट्टी का होता है, और उसके ऊपर जो है पुआल का होता है।
तृण होता है, घास होता है धान का। तो उस जो ये करते हैं, उस छत को जो बनाते हैं, तो उसमें बांस जो बंबू है उसी का काट करके उसको छत को बनाते हैं। तो उसमें देखते हैं कि जो पोर वाला है, पर्व इसमें कितना है, पर्व वाले को अधिक मजबूत माना जाता है और वैसे ही बांस को काट करके फिर छत बनाया जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि पर्व जैसे उस बांस को स्ट्रॉन्ग किए हुए रहता है, ऐसे ही जो हम 12 महीना में हर वर्ष जो हम वर्ष में जो पर्व मनाते हैं, यह भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाए रखता है, अपने आप को स्थिर, हम अपने पथ से विचलित ना हो, हम अपने कल्चर को ना भूलें, हम अपनी स्पिरिचुअलिटी को ना भूलें, इसका याद दिलाए रखता है। और जो पर्व मनाना भूल जाता है वह कमजोर हो जाता है। वह, मैं तो नहीं कहूंगा ये बात, परंतु यह है कि वह अपने पथ से भ्रष्ट हो जाता है। वह जब भूल जाता, अपने जो व्यक्ति अपने भाषा को भूल जाता है, जो अपने पोशाक को भूल जाता है, पोशाक समझ गए ना, कपड़े को क्या पहनना चाहिए उसको भूल जाता है, जो अपने भोजन को भूल जाता है, और बचा ही क्या। आप डॉक्टर हरिप्रसाद जी से जो आते हैं यहाँ पर, उनसे सुनते होंगे, कहते हैं वेश माने वेशभूषा और भोजन और भाषा, ये बहुत ही महत्व रखता है। आज गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस का शब्दार्थ है, गण कहते हैं ग्रुप, गण मीन्स ग्रुप। जैसे गणेश, गणेश है ना कि भगवान का नाम, गणेश में भी गण है, गणतंत्र में भी गण है। तो गण का अर्थ है ग्रुप, और ईश माने स्वामी, जो ग्रुप का स्वामी है उसका नाम गणेश है। ऐसे ही गणतंत्र माने गण का अर्थ है ग्रुप, और तंत्र का अर्थ होता है सिद्धांत। तंत्र का क्या अर्थ होता है? सिद्धांत। तो जो ग्रुप का सिद्धांत होता है उसका नाम गणतंत्र होता है। तो हर जो ग्रुप है, हमारा भारत देश जब परतंत्र था, एक ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के आया था, वह अतिथि के रूप में आया था, वह व्यापार करने, परंतु वह हमारे देश को लूट करके ले गया। इतना लूटा कि यदि आप इतिहास को पढ़ेंगे तो उसका नाम मुझे भी पता नहीं है, विस्मृत हो गया है, परंतु एक अधिकारी इतने केवल कलकत्ता से, केवल वेस्ट बंगाल में कलकत्ता से के आसपास गांव से और सबसे इतना लूट करके ले गया कि उसको खुद ही उतना पता नहीं कितने हमारे पास धन गया, कितना सोना चांदी इत्यादि चला गया, कितने पानी के जहाज से ले गया। और वहां पर जाकर के बोला, ये तो हम केवल एक क्षेत्र से लाए हैं। इतना धनी था हमारा देश, इसलिए सोने की चिड़िया कही जाती थी, पूरे दुनिया का गुरु था। तो वह जो हमें गुलाम बना लिया और गुलाम बना करके अपनी भाषा का, अंग्रेजी भाषा का प्रचार करके उसके माध्यम से सब कुछ हमें बताया। और जब यहां से गया तो यहां से वैसे नहीं गया, हम समझते हैं, हालांकि इसमें तो गरम दल नरम दल जो कांग्रेसी है, उस समय तो एक ही था, कांग्रेसी था, और इन्होंने अपना बलिदान दिया, सबका परिश्रम हुआ, जो अंग्रेज वहां से भागे। परंतु भागे तो उसके बाद उस समय एग्रीमेंट एक लिखा है, जिस एग्रीमेंट का नाम था कि क्या कहते हैं, सहमति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, पावर माने ऑफ पावर एग्रीमेंट आगे है,
और उससे पहले है कि वो आप मतलब उसमें लिखाया भारत के नेता से और प्रतिज्ञा करवाया और उसने कहा कि जैसे अंग्रेज लोग यहाँ पर चलाते थे उसी तरीके से हम चलाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पावर एग्रीमेंट। तो ऐसे करके वो गया और आज भी जैसे पुलिस है, पुलिस उस समय जो पुलिस लोग के लिए कानून था कि जो जिसको हमारे जो क्रांतिकारी वर्ग थे उसको क्रांतिकारी नहीं मानते थे, टेररिस्ट मानते थे, और उसके लिए जो कानून बनाया था वह कानून भी आज तक चल रहा है। गणतंत्र दिवस माने 1950 ईस्वी में बनाया गया। 26 जनवरी 1950 1950 को अपना जो एक सिद्धांत, अपना जो संविधान जो लागू हुआ, तो उससे पहले संविधान जो लागू हुआ था उसमें आपस में विचार हुआ। सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल इत्यादि, जवाहरलाल नेहरू इत्यादि दो ग्रुप जो थे आपस में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था कि जब हम स्वतंत्र हो गए तो उसके साथ ही उसकी भाषा भी चली जानी चाहिए, हमारे यहाँ भाषा नहीं होनी चाहिए। जवाहरलाल नेहरू का कथन था, उनके ग्रुप वाले का कथन था कि हाँ जानी चाहिए, पर तो भी कोई बात नहीं, उतनी जल्दी आवश्यकता, क्योंकि उनके मन में तो खोट था और आवश्यकता नहीं है। और वो बताया कि 15 दिन के अंदर जो है हम इस पर विचार करेंगे, और ऐसे टाल दिया। यदि किसी भी देश की उन्नति होती है तो अपनी भाषा से उन्नति होती है। मैं खुद अपनी ही बात कह रहा हूं कि जैसे मैं संस्कृत का ठीक हूं, मैं संस्कृत का विद्वान हूं, और ये एक स्वाभिमान की बात है। मैं गर्व नहीं करता, क्योंकि गर्व तो गर्व कहते हैं, ये अभिमान नहीं करता, परंतु गर्व है। हर व्यक्ति की जैसी अपनी बुद्धि है तो मेरे अंदर भी ऐसी बुद्धि है, हमारे अंदर भी तीव्र बुद्धि है। मैं कोई ठस बुद्धि वाला नहीं हूं, खुद का मैं कह रहा हूं, मेरी बुद्धि ठस नहीं है, परंतु अंग्रेजी भाषा न आने के कारण मेरे मन में जो एक रुचि थी, एक पैदा थी बचपन से ही। मैं जब 9th क्लास में था, तो 9th क्लास में आप 9th क्लास का मार्कशीट क्लास के देख सकते हैं, 8th और 9th क्लास का, कि मैथ में जो है मैं 94-95 नंबर लाया था। क्यों? उस समय मैं अपने भाषा में पढ़ता था, हिंदी में ही गणित भी पढ़ता था। कहने का अभिप्राय है कि मैं क्योंकि अधिक जो जनता है, इंडिया का जो अधिक जनता है, वह अपनी भाषा में, कोई तेलुगु भाषा में, कोई मलयालम भाषा में, कोई कन्नड़ भाषा में, हिंदी क्षेत्र वाले, उत्तर भारत वाले जो है हिंदी भाषा में, पंजाबी भाषा में, ये अपनी भाषा में उस चीज को जितने अच्छी तरीके से जो जान सकता है वह दूसरी भाषा में नहीं जान सकता। दूसरी भाषा में उसको इतनी परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो व्यक्ति परिश्रम करता है, जो पैसे वाला है, जो उन्नत वर्ग का है, वह तो अपने बच्चे को अंग्रेजी इत्यादि पढ़ा करके तो वह अपने डॉक्टर इंजीनियर बना देता है। परंतु सामान्य जो जनता है, वह सामान्य जनता की मात्रा अधिक है, वह उस भाषा को न जानने के कारण उसके अंदर जो साइंटिस्ट बनने की क्षमता है, उस व्यक्ति के अंदर, उस बच्चे के अंदर जो इंजीनियर बनने की क्षमता है, उस बच्चे के अंदर जो IAS ऑफिसर इत्यादि बनने की क्षमता है, वह मर जाता है, वह दब जाता है। क्यों? क्योंकि अपनी भाषा में उसकी शिक्षा नहीं दी जाती। 200 इस दुनिया में पूरी लगभग 200 कंट्री है, 200 देश है, और 200 देश में से केवल जो है 7 जो कंट्री है, उस 7 कंट्री में अंग्रेजी भाषा को समझते हैं, और 7 कंट्री जो है अंग्रेजी भाषा, टोटल 14 जो कंट्री है, वह 14 कंट्री केवल अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं। परंतु इसके अलावा जो अन्य कंट्री है, आप चाहे वह जर्मनी को ले लीजिए, चाहे वह आप मिस्र देश को ले लीजिए, चाहे वह चाइना को ले लीजिए, जो भी उन्नतशील देश है, सबसे पहले भी मिस्र बहुत लंबे काल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, और जब
वह गुलामी से हटा तो सबसे पहले उसने कहा कि भाषा, अंग्रेजी भाषा को हटाओ, और उस भाषा को हटा दिया और अपनी भाषा में ही वह उन्नति किया। जर्मनी, जापान इत्यादि जितने भी उन्नत कंट्री है टेक्नोलॉजी में, आप उसको जाकर के देखिए, वह अपनी भाषा में उन्नति किया है। अपनी भाषा में व्यक्ति अधिक से अधिक उन्नति कर सकता है। तो इस गणतंत्र दिवस जो है, गणतंत्र दिवस में संविधान में अच्छी बात लिखी गई, परंतु जो है उसको लागू नहीं किया गया। उसमें कहा गया था कि 14 दिन के अंदर में जो है भाषा, अपनी भाषा, हिंदी भाषा, अपनी जो क्षेत्र की भाषा है और वो राष्ट्रीय भाषा जो है हिंदी में सब कुछ किया जाएगा, परंतु आज तक नहीं हुआ, इस स्वार्थ के चलते, जवाहरलाल नेहरू जैसे विचार के चलते। अस्तु, गणतंत्र दिवस में हमें अपने आप को क्या सीखना चाहिए, हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमारा जो एक सिद्धांत है, हमारा जो संविधान लागू हुआ है, हम उसमें कम से कम अपनी, आप जो है, मैं एक चीज आप लोगों से निवेदन करूंगा, हम सभी से, खुद मैं, क्योंकि मेरे भी बच्चे अब आने वाले हैं, उनको भी वीजा मिल गया है, टेंपल के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, ईश्वर की कृपा से, अधिकारी जनों के आशीर्वाद से, तो हमें भी इस बात का ध्यान रखना है। केवल आपकी ही बात मैं नहीं कह रहा हूं, और हम सभी को मिलकर के ये करना चाहिए। आज से एक सप्ताह पहले मैं बुधवार को मैं योग करवाने के लिए जमात खाने मुस्लिम ग्रुप में गया। मैं 3 साल से यहां पर आया हुआ हूं। 3 साल से मैं उस ग्रुप में जो गया, और वहां पर जितना व्यक्ति आया 3 साल में कहीं पर और कोई नहीं आया। थोड़ा इस पर चिंतन कीजिएगा, विचार की चीज है, सोचने की चीज है कि जमात ग्रुप में मैं गया था, 1 घंटा का केवल मेरा प्रोग्राम था जमात खाना में, पटेल ब्रदर्स के पास जो जमात खाना है, चेरियंस के पास, चेरियंस के बगल में इस्माइली का जो है, वहां पर मैं गया और वहां पर 60-70 व्यक्ति आए थे और उनको मैंने योग सिखाया। और वहां पर जाते ही जो मैं देखा, उसकी जो भीतर जाकर के, कहते हैं भीतर नहीं जाने देते, परंतु मुझे जाने दिए। उनका जो उपासना गृह है उसमें नहीं जाने देते। स्वाभाविक अच्छी बात है, उपासना जहां पर हो रहा है वहां पर सबका नहीं जाना चाहिए। तो हम वहां गए, वहां जो हमने स्थिति देखा, कैसी व्यवस्था थी, चप्पल रखने की कैसी व्यवस्था थी, और भी किचन इत्यादि की कितनी अच्छी व्यवस्था थी, वहां कितना सुंदर था। हमें भी इससे सीखना चाहिए। और मैं जो विशेष रूप से बताना चाह रहा हूं, हमारे पास मुस्लिम के बच्चे आते हैं, उसको मैं सिखाता हूं, सिखाता तो अपनी बात हूं, परंतु उनको अच्छा लगता है तो मैं उनको अंग्रेजी में नहीं सिखाता। यहाँ का जन्मा हुआ बच्चा है, परंतु उसको मैं अंग्रेजी में नहीं सिखाता, उसको मैं हिंदी में सिखाता हूँ। तो आप बोलेंगे हिंदी उसको आता है कि नहीं आता है? मुसलमान में जितने भी वहां पर 60-70 व्यक्ति थे, वहां पर हिंदी में मैंने व्याख्यान दिया, हिंदी में योगा कराया, और सबको हिंदी आती है। उनके जितने भी बच्चे हैं, जो यहाँ के जन्मे हुए बच्चे हैं, उस सबको हिंदी आती है, क्योंकि उर्दू और हिंदी में भेद नहीं होता, थोड़ा मोड़ा इधर है। तो उनकी जो अपनी भाषा उर्दू है, वह उर्दू उन बच्चे को आती है, अपने उर्दू को वो नहीं बोलता है। हर शुक्रवार को हमारे पास जो बच्चे आते हैं, उनके हर शुक्रवार को जमात खाना जाएंगे ही जाएंगे बच्चे को वो पढ़ाने के लिए, बच्चे को उसका जो स्पिरिचुअलिटी, जो उसका नॉलेज है, वो दिलवाने के लिए। हमें इस चीज को देखो, अपनी भाषा को, अपनी वो संस्कृति जो है, उसको जैसे भी ये उसकी है, उसको वह नहीं भूला है। हमें भी अपने बच्चों को ही सिखाना चाहिए। हम जो है भाषा सभी सीखें, भाषा सीखने में कोई बुरी चीज नहीं है, परंतु यदि अपने कल्चर को यदि जीवित रखना चाहते हैं तो हमें अपने भाषा को नहीं भूलना चाहिए, अपने वेश को नहीं भूलना चाहिए, अपने भोजन को नहीं भूलना चाहिए, अपने खान पान को नहीं भूलना चाहिए। हम यदि भूल जाएंगे तो रहेगा क्या? हिंदुत्व मिट जाएगा, वैदिक धर्म जो है वह समाप्त हो जाएगा। हम अपनी भाषा को अवश्य में न भूलें। हमें और भी चीज सीखना चाहिए। वेद में लिखा है
हम जब दक्षिण भारत में नृत्य पढ़ रहे थे तो उस समय गुरुजी पढ़ाते थे यज्ञ के समय अथर्ववेद, तो उसमें एक जगह मंत्र आया है, मैं बार बार आपको बोला हूं, वहां उस मंत्र का देवता इंद्र है और वहां पर इंद्र देवता से प्रार्थना करता है, इंद्र देवता मेरे शत्रु के अभिप्राय को वैसे ही नष्ट कर देना जैसे सूर्योदय तक सोए हुए व्यक्ति के तेज को सूर्य नष्ट कर देता है। ये बात लिखी हुई है। इसका मतलब क्या हुआ? सूर्योदय तक नहीं सोना चाहिए, सूर्योदय से पहले ही जाग जाना चाहिए। और ये तो हमारे यहां लिखी है, और पालन कौन करता है? मुस्लिम भाई। सुबह में कितने भी उसको क्यों ना कार्य हो, वह भी बिजनेस करता है, वह भी नौकरी करता है। हमारे यहाँ पर शकीना आती है, नसरीन आती है, अनेक, वो रोगी है, वह परेशान है। एक समीम ऐसा रोगी है कि फू करो तो गिर जाएगा, गिर जाएगी। मैंने एक अतिशयोक्ति साहित्यिक भाषा में बोल रहा हूं, यदि फू करो तो गिर जाएगी। और वह जो है क्या करती है, सुबह में 3 बजे उठ करके सबसे पहले 4 बजे सुबह में जो है जमात खाना जाती है, वहां पर 4 से 5 मेडिटेशन करती है और फिर आकर के सो जाती है। वो बीमार है, वह बीमार भी है, उसके बाद कैसे उसके अंदर वह तमन्ना है, क्या भावना है। उन सबसे हमें जो संपर्क हुआ डॉक्टर सविता जी ने कराया। डॉक्टर सविता जी के पास जो रोगी आते हैं तो वो सजेशन देते हैं, तो मेरे पास वो आते हैं। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं, मुझे पता नहीं था मुस्लिम के संबंध में, और वो मेरे पास आए इनके कारण, इनकी कृपा के कारण। और उनके कल्चर को मैं जानने का प्रयास करता हूं, क्या चीज है, वो क्या करता है। तो मैंने एक नसरुद्दीन, जिसके यहां हम यज्ञ कराने के लिए गए थे एक बार, वह अपने स्टोर पर यज्ञ कराया था। उससे मैं पूछा, वह जमात खाना घुमा करके ले गया। उससे मैं पूछा कि यहां पर कितने व्यक्ति आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि 1500 व्यक्ति आते हैं, 1500 व्यक्ति। अब बताइए, एवरी डे वो कह रहा है 1500 सुबह में 4 बजे आता है। अच्छा, यह अतिशयोक्ति भी होगा तो 1500 कहा तो 1500 तो आता ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे अंदर भी बात हमारी है, बात वेदों की है, बात राम भगवान जब वन को जाते हैं और भरत भगवान को जब पता चलता है और वहां जब जाते हैं भाई को लेने के लिए, तो वहां पर कसम खाते हैं भरत जी कसम खाते हैं कि भैया, मैं यदि आपको बंध लिया होगा, यदि मैंने आपको बंध दिया होगा, मेरा उसमें यदि सपोर्ट होगा, तो मुझे वह पाप लगे जो सूर्योदय तक सोए हुए व्यक्ति को लगता है। अब देखो, रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ करके देख लो, तुलसी रामायण में भी ये बात लिखी हुई है, वाल्मीकि रामायण में भी ये बात लिखी हुई है। माने हमारे यहां पर सूर्योदय तक सोना पाप समझा जाता था। शरीर तो अपना कार्य करेगा ही। हम यदि मन में सोच ले कि हम सूर्योदय तक नहीं सोएंगे तो भी काम नहीं चलेगा। क्यों? रात में हम 12 बजे 1 बजे तक जगते हैं। इसलिए हमारा जीवन एक व्यवस्थित होना चाहिए। हमारा जीवन कृष्ण भगवान की तरह होनी चाहिए। हमारा जीवन गीता में जो भगवान कहे हैं कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु अयुक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। इसका मतलब क्या है? बता रहे कि योगो भवति दुःखा, योग दुख को हरता है। दुख माने दुख, हा माने नष्ट करता है। योग दुख को नष्ट करता है, परंतु किस व्यक्ति के दुख को नष्ट करता है? बोलते हैं जिसका युक्ताहार विहार, जिसका खाना, भोजन और विहार, घूमना, चलना, विहेव, ये दोनों ठीक हो और फिर योग करेगा तो उसके बाद योग दुख को हरेगा। हमारा जो भोजन है, हमारा भोजन वेजिटेरियन है, हमारा भोजन मांसाहारी नहीं है। इसीलिए हमें भोजन को ठीक करना है। हमें जो भोजन को जब तक ठीक नहीं करेंगे
बुद्धि अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हमें समझ में नहीं आएगा कि हमें अपनी भाषा के संबंध में भी सोचना है, हमें अपने देश में जो संविधान जो लागू हुआ, हमें अपने राष्ट्र के संबंध में भी कुछ सोचना है। हमें यदि गणतंत्र दिवस के अवसर पर यदि इतना ही मन में संकल्प कर लें कि जो व्यक्ति भारत में अपनी भाषा में सब कुछ होनी चाहिए, जो व्यक्ति यह सोच रहा है कि जो भी करप्शन भारत में है वह करप्शन मिटना चाहिए, उसको ही यदि हम बाहर से सपोर्ट करें, क्योंकि स्वाभाविक होता है, हर व्यक्ति के साथ होता है। हम यहां पर कैसे हैं हम अपने आप को समझते हैं और आप लोग समझते हैं। मैं खुद अपनी बात करूं, इंडिया में क्या सोचता है, हमारे गांव में क्या सोचता है व्यक्ति, सोचता है कि देखो इतना बड़ा ये बिल्डिंग बनाया, कितना पैसा वाला होगा, कितना पैसा कमाता होगा। और कितना पैसा कमाते हो तो खुद मुझे पता। दूर का ढोल सुहावन लागे। एक जो गांव में, जो दिल्ली में रहता है, जो गांव में रहता है, गांव वाले दिल्ली के संबंध में दिल्ली वाले के संबंध में सोचता है कोई ज्यादा पैसा कमाता है, और गांव वाले दिल्ली वाले समझता है कि अमेरिका में जाकर के पैसा ज्यादा कमाता है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति डिस्टेंस पे रहता है, दूर पे रहता है, जो भावना एक होती है ना, दूर का ढोल सुहावन लागे, इस कथनी के आधार पर, कथन अनुसार, तो हम यदि कोई भी चीज वहां पर जाकर के बोलते हैं तो उसका ज्यादा प्रभाव होता है। हम यदि यहाँ पर फोन पर ही कभी कभी में, ये विष्णु दादा जी की बहुत बड़ी कृपा है, ये आशीर्वाद है कि इन्होंने जो जिस फोन का हमें सुविधा दिए हुए हैं, उस फोन के माध्यम से हम इंडिया में कभी कभी जो है, क्योंकि हर महीना हम जो है प्रचार करते हैं, इंडिया में हमारा प्रचार चलता है, हर महीना कहीं ना कहीं होगा प्रचार गुरुकुल की तरफ से। तो वहां पर कभी कभी मैं फोन से प्रवचन करता हूं। ये इनकी कृपा है, ईश्वर की कृपा है। तो यहां से जो मैं बोलता हूं तो उसके मस्तिष्क में क्या होता है, तो देखो देखो अमेरिका से बोल रहा है, अमेरिका से बोल रहा है, स्वाभाविक है। तो हम सभी जो यहां पर आए हुए हैं, हम यदि अपने अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, जितने भी हम हिंदू हैं, हम वैदिक धर्मी हैं, हम यदि अपने अस्तित्व को यदि बचाना चाहते हैं, हम यदि अपने वेश और भूषा को बताना चाहते हैं, तो हम यहां से सपोर्ट करें। करप्शन के विरुद्ध जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट करें, भाषा के लिए जो लड़ रहा है उसका सपोर्ट करें। तो यही गणतंत्र दिवस मनाने का साल। This season it's a start of spring and Panchami means fifth. So this Vasant Panchami is celebrated on the 5th day of the season, the spring season when it started. It's the 5th day of month of Magh. Yeah. So the spring season has started. All the crops are blossoming, the flowers are blossoming, the day is becoming longer, the weather is becoming warmer. So it's kind of a start of a new life. So Vasant Panchami, plus it is celebrated to worship one of the God, the omniscient God, and some great people have given a human form to that, and they have called it Saraswati. So it's a worship to the God who is omniscient, means infinite knowledge. So we are worshiping God on this day, praying to God that may we have the righteous knowledge, so we can make righteous, we can be on the righteous path towards the final goal of meeting. It says so its significance is a new life, because everything is kind of new, warmer weather like that. So it's got multiple, praying to God for more knowledge and wisdom, plus hope our new life has a good future, a good start. So that's a Vasant Panchami, and it is celebrated all over India, different formats. Then he went on to the Republic Day. India got its republic on 26th of January in 1950. India got independence on 15th August 1947. But
on 26 January 1950, it became republic. Republic means on this day, the country adopted its new constitution. New constitution means the principles, the right principles that the country will follow for its progress in the future, for the well-being of the nation, for the defense of the nation. So it's the principles that some scholars wrote after receiving independence from the British rule, and principle. Now again, from those, the principles, something like that we have for BRS, the 10 principles we have. Same way the nation had this constitution. From the constitution, you know the law of justices are written from there. And Acharya, it is possible and those laws of justice are supposed to be in conformity with the intent or the message of that constitution. Sometimes it does happen, if it is not interpreted rightly, it may have been written wrongly. And Acharya was pointing out that the most important thing for a nation to make progress, especially a free nation, is to have your own language, your own diet. India's diet is supposed to be vegetarian. Your own dress, your own culture. And our culture is Vedic culture. And what is that? You can see, if you follow the life of Sri Krishna, he pointed out, and Ram, they were the true ideals of what the Vedic culture. So for us to make progress, for India to make progress, his strong recommendation is that we all who are origins from India try to follow those things. So what is the purpose of celebration of Republic? They learn something for it and work for it and make sure the aim of the Republic, whatever it is, that aim is achieved. So that's Republic Day. Then